श्रीकाल, मैं हूं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन की लाइव नशरियात। और सुबह सुबह की इस लाइव नशरियात में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके। और सलाम जेके हम हर रोज सुबह आपके सामने पेश करते हैं। आज के सलाम जेके में एक बार फिर मेरे साथ मेरे साथी हैं साहिल अमीन। और साहिल अमीन, बताइएगा क्या कुछ खास रहेगा आज के हमारे प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हमने बताया कि सुबह सुबह हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से आप तक इस वक्त बराह रास्त पहुंच रहा है। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, आपको बताते चले कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2023 का आज आखिरी दिन है और इन आखिरी लम्हात को यादगार बनाने के लिए आज सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई तकरीबात का इनेकाद भी होगा। लेकिन इस बीच अगर देखें तो ये साल जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सी यादें छोड़कर चला भी जा रहा है। लेकिन ये जिंदगी का दस्तूर है, आगे बढ़ना है और प्रोग्राम को भी हम आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत हस्ब मामूल तारीख के पन्नों से हम करते हैं और तारीख के पन्नों पर डालते हैं एक नजर। सनम एजाज है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। और जिस तरह साहिल ने बताया कि हम तारीख के अवराक पर नजर डालेंगे और तारीख के साथ साथ आज आखिरी साल की आखिरी तारीख है और सरकारी सतह पे साहिल ने बता दिया कि सरकारी और गैर सरकारी सतह पे कई तकरीबात होगी। लेकिन आज का दिन तारीख के पन्नों में, तारीख के अवराक में कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से दुनिया वाकिफ होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की तारीख में भी एक तारीख रकम रही है। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पे एक चार्टर कंपनी के तौर पे दर्ज किया गया था। ये तारीख का आज का पहला वर्ग दिन है। तारीख के हवाले से आज की पहला बड़ा मामला है। आपको बताते चले ईस्ट इंडिया वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में पहला किरदार, पहला रोल अदा किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही रास्ता अंग्रेज़ों का हमवार किया और हिंदुस्तान पर वो 150 साल तक राज करते रहे, हिंदुस्तान को लूटते रहे। लेकिन जब लूट की बात आती है तो कुछ लूट के बाद रोशनी भी आती है। हर वक्त जो है बदलता रहता है। हिंदुस्तान पे 150 साल से ज़ायद वक्त के लिए अंग्रेज़ों ने लूट मचाई, लेकिन उसके बाद रोशनी आई। लेकिन रोशनी का मौजिब भी अंग्रेज़ ही था। और 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सब ने सुना होगा, हर बच्चे को ज़बान पे थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस अल्वा एडिसन ने आज ही के दिन 1879 में बिजली के बल्ब का डिस्प्ले किया, मुजाहरा किया। वो आज ही का दिन था जब दुनिया को बिजली का बल्ब जो है, रोशनी जो है वो मिली है। ये 1879 की बात है। थॉमस अल्वा एडिसन आज के दिन बिजली के बल्ब का मुजाहरा करने वाले हैं। और 1904 नया साल है ना, तो 1904 में पहली बार नए साल का जश्न जो है जो न्यूयॉर्क अमेरिका में मनाया गया। जो नया साल का आजकल जश्न मनाते हैं ये पहली बार 1904 में अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका का है वहाँ पे मनाया गया। 1940 याद रखिएगा आज का दिन, साल 1944। उन बच्चों के लिए जिन्हें कल एग्जाम वगैरह होते हैं उनके लिए हम सुबह सुबह इस प्रोग्राम में खास तौर पर रखते हैं। आज का दिन 1944 का। और 1944 में आज के दिन पर दूसरी आलमगीर जंग में हंगरी ने जंग जो है वो जर्मनी पर मुसल्लत की थी। ये 1944 का है। और बोरिस येल्सिन जो हैं ये रूसी सदर थे, आज वो नहीं है। 1999 में आज ही के दिन बोरिस येल्सिन को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा, मुस्तफा होना पड़ा। और दूसरी आलमगीर जंग के बारे में भी आपको बताते चलें, वर्ल्ड वार सेकंड और वर्ल्ड वार सेकंड 1944 में चली थी और हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ तब आज ही के दिन जंग का ऐलान किया था। जर्मनी और हंगरी दो ममालिक, और आज का दिन था जब हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। और आपको बताते चलें 1909 आज का दिन न्यूयॉर्क से गुजरने वाले मैनहट्टन में ब्रिज जो है वो आज ही के दिन पे खोला गया था। मैनहट्टन ब्रिज न्यूयॉर्क का ब्रिज है और माना जाता पुल है और वो आज ही का दिन था जब उसको आवाम के लिए वक्फ किया गया। और अगर लाइब्रेरी की बात करें, तारीख को पढ़ने के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, तो किताबें यूजुअली माजी में लाइब्रेरी से मिला करती थी। आज की डेट में तारीख हो या कोई भी इंटरनेट खोल दीजिए मिल जाती है। तो माजी में जब बात की जाती है तो 1885 आज का दिन, और ये लाहौर में पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का पहली बार क़याम अमल में लाया गया था। पाकिस्तान का शहर लाहौर, और लाहौर तब जो मुत्तहिदा पंजाब है था, अब नहीं है, उसमें आज ही के दिन 1885 में पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया था। और आज का दिन 1857 कनाडा का दारुल हुकूमत जो है वो ओटावा को 1857 में
जो दारुल-हुकूमत जो है मुंतखब किया गया था। 1857 हिंदुस्तान की तारीख़ में भी बड़ा अहम माना जाता है, लेकिन कनाडा की तारीख़ में वहाँ का जो कैपिटल है उसको ओटावा को वहाँ का कैपिटल मुंतखब किया गया। साहिल, ये आज का जो तारीख़ के औराक में आज का दिन था और आज के दिन के हवाले से तकरीबन जिस तरह साल का आखिरी दिन है, कल नया साल शुरू होने जा रहा है, तो नया साल भी बहुत बहुत हमारे नाज़रीन को मुबारकबाद हो। लेकिन इस साल के दौरान हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन पहले ज़रा बताइएगा क्या कुछ रहा साल के जाते जाते, ख़ास सरकारी तकरीबात, गैर सरकारी मामला। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर हो चुकी है और प्रोग्राम में देश दुनिया की खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, जम्मू कश्मीर की सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर भी नज़र रहेगी, तज्ज़िये और तबसरे होंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जो मुख्तलिफ बातों पर हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जहां आज साल का आखिरी दिन है और कल से बाज़ाब्ता साल 2024 का आगाज़ होगा, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए भी एक खबर है और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के हवाले से, यानी जनवरी के पहले ही महीने, साल के पहले ही आगाज़ में ही नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ मरकजी वजारत के आला ओहदेदार होंगे बल्कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के आला ओहदेदार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस मीटिंग के दौरान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ जब कल हमने अपनी नशरियात में इस खबर को नशर किया तो उसके बाद मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोगों की जानिब से इस पर अपने अपने अंदाज से तज्ज़िये और तबसरा करना शुरू कर दिए, क्योंकि हाल ही में दफ़ा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और सभी लोगों का मानना है शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और हिदायत के बाद शायद ये पहली बार दिल्ली के अंदर इस साल की पहली मीटिंग होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए शायद कुछ खास होगा। बिल्कुल साहिल अमीन, दिल्ली में कल 2 तारीख को अहम मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्कद होगी और जम्मू कश्मीर से मुतालिक नए साल के दूसरे दिन यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही ये अहम मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात की बात कर रही हैं और इंतखाबात के हवाले से आपको याद होगा वज़ीर दाखिला हो या बाकी शख्सियात मुल्क, उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, जब भी वो बताएगा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे। लेकिन क्या साल 2024 में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, इस पर भी अभी बात होनी है, हो पाएंगे या नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली में कल की अहम मीटिंग क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस हो सकता है, और इशफाक गौहर मेरे साथी मेरे इस वक्त हमें फ़ोन पर लाइन पे मौजूद हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। सुबह बखैर आपको भी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी शाम रात जो है खूबसूरत गुजरी होगी, अच्छी गुजरी होगी। लेकिन दिल्ली की मीटिंग के बारे में बताइएगा, ये जो अहम मीटिंग होने जा रही है, क्या दिल्ली जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई अहम फैसला होने जा रहे हैं? जिस तरह ज़राए बता रहे हैं कि अमित शाह खुद इसकी सरबराही करेंगे, तो क्या बड़ा चेहरा, बड़ा फेस? सर्दी के मौसम में जी गौहर, अगर आप तक आवाज आ रही है तो बताइए कल के अहम की मीटिंग के बारे में। बिल्कुल, बड़ा सवाल साल 2024 को लेकर अहम तरीन इजलास में। गौर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, किसी वजह से हम आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं, जरा हमें बताइएगा। शायद आपका जो है जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड चल रही है, दिल्ली में भी फॉग चल रहा है और फॉग के बीच में ठंडी लहर चल रही है, तो शायद फोन लाइनें भी इस वक्त ठंडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा हम दोबारा इशफाक गौहर से जानने की कोशिश करेंगे कल की अहम मीटिंग, और इस अहम मीटिंग में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड फैसलों से। जिस तरह साहिल साहब, जाहिर है अमित शाह जब मीटिंग की सरबराही खुद करेंगे तो बड़ी, क्योंकि बड़ा फेस है, बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है, तो कुछ बड़ा ही हो सकता है, क्योंकि किसी मामले पे वो मीटिंग नहीं, जो जराए से मालूम हुआ कि मीटिंग में जहां अमित शाह मीटिंग की सदारत करेंगे वहां पर कौमी सलामती के मशीर भी होंगे और वजारत के आला अफसरान के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया के आला अहदेदारान के अलावा पुलिस सरबरा, ADGP जम्मू कश्मीर जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और न सिर्फ कौमी सलामती और सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, बल्कि ये अनुमान लगाया जा रहा है शायद कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले कल में अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ
बड़ा इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। देखिए पिछला साल जो है मेरे लिए जो है अशफाक और हमारे साथ बराबर एक बार फिर आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक। जरा बताइएगा कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कल की मीटिंग में खास क्या है? देखिए बिल्कुल कि और ये इजलास जो है, चलिए इसमें हमारे टेक्निकल जो है प्रॉब्लम आ रही है, और टेक्निकल प्रॉब्लम को जैसे ठीक करेंगे हम दोबारा इशफाक के पास चलेंगे। लेकिन अमीन साहिल बताया जाएंगे तो इस साल जो हमारा साल जो है 2023 जो है अब जा रहा है, लास्ट दिन है, और आखिरी दिन पे आपको बताते चले इस साल की शुरुआत जो हुई थी अच्छे से नहीं हुई थी। साल 2023 के पहले दिन ही जम्मू कश्मीर के खित्ते राजौरी के डांगरी के इलाके में जो वाक़ा पेश आया, उसके छाप, उसका जो नकूश हैं वो सारे साल हमें देखने को मिले। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो ये साल जो है फिर वही टेंशन वाला साल गुजरा। जाते जाते भी याद होगा खित्ते राजौरी अब की बार गर्म रहा, और यूँ कहें तो 2024-23 जो है पूरा साल खित्ते राजौरी में ज़्यादा गर्म रहा। बिल्कुल, राजौरी पुंछ की भी बात करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इंतजामिया की, मरकज़ी सरकार की। और मरकज़ी सरकार की बार ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की को आगे ले जाने के लिए रास्ते को हमवार किया जाए। और वहीं पर कल के दिन की बात करेंगे तो कल एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वंदे भारत रेल सर्विस का इफ्तिताह किया गया। इस हवाले से कटरा के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा और इंतजामिया के दूसरे अफसरान भी वहां मौजूद रहे। लेकिन माना जा रहा है कि ये इकदाम उठाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी राहत मिल सकती है। चलिए इशफाक से हमारा राब्ता हो चुका है, जरा इशफाक को हम पहले सुन लेते हैं। इशफाक बताइएगा कल की मीटिंग कितनी अहम है? देखिए बिल्कुल, दाखिला वजारत के अंदर जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में इजलास, और इजलास का मकसद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करना है, चाहे वो इक्तिसादी सूरत हाल हो, तरक्याती मंजरनामा हो, या फिर लोकसभा के साथ साथ जनरल इलेक्शंस का मामला हो। हर एक चीज को ऑन एजेंडा रखने की बात जो है वो कही जा रही है। और जो हमारे जराया दाखिला वजारत के अंदर है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि दाखिला वजारत में अहम तरीन इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने जा रहा है। और इस इजलास के अंदर जहां तरक्याती मंसूबे जो पाए तकमील तक हो गए हैं और उन्हें अवाम के नाम वक्फ करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा करना है और उससे कबल कई हजार करोड़ रुपयों के तरक्याती मंसूबों को अवाम के नाम वक्फ करना है। और 2024 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन हैं, उनका आगाज भी होना है, यानी उसकी कैंपेनिंग का आगाज भी होना है। तो उस हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि दाखिला वजीर साहब को भी 2024 के अंदर जम्मू कश्मीर आना है, इसलिए वो रिव्यू तो लेते ही है, लेकिन अब की बार क्या कुछ खास रहा और जो स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए गए थे दाखिला वजारत पर, उनका रिव्यू भी लिया जाएगा। ये भी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा हमारे जराया बता रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो है वो लोकसभा के साथ साथ जनरल इलेक्शंस की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक इंतखाबात मुकम्मल करने की बात कही है, तो उस हवाले से भी अगर इलेक्शन कमीशन का पूरा बेंच जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वजाहत तलब करता है, कोई चीजें डिटेल में मांगता है, तो हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस खत किताबत को भी एक फाइनल शेप शक्ल देने की कोशिश जो है वो की जाएगी दाखिला वजीर की सरबराही में। क्योंकि अभी जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, चाहे वो तरक्याती मंसूबे हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, जो भी हो, वो दाखिला वजारत देख रही है, दाखिला वजीर साहब देख रहे हैं, इसलिए इस इजलास को अहम माना जा रहा है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी के इस महीने में जो काफी हाइपर रहेगा, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह है और वजीर आज़म साहब के बैक टू बैक कई प्रोग्राम्स है, तो उसके बाद फेब का जो महीना है ये जनरल बजट का भी साल होगा। आखिरी बजट मोदी हुकूमत दिल्ली के अंदर जो है वो पेश करने जा रही है, और उससे कबल जम्मू कश्मीर के लिए अहदाफ मुकर्रर करने हैं। बजट को लेकर भी तैयारियां होनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने 2024-25 के लिए जो सालाना बजट है उसकी तैयारियां मुकम्मल की थी, तो उस खाके को भी कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में पेश किया जाएगा
दाखिला वजीर के सामने, ताकि जब जनरल बजट पेश हो तो उसकी रिफ्लेक्शन निर्मला सीतारमन की उस स्पीच के अंदर हो, क्योंकि लास्ट बजट होगा और इसमें माना जा रहा है कि काफी सौगातें न सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिलेंगी बल्कि मुल्क के कई रियासतों को इसमें काफी सौगातें जो है वो मिल सकती है। तो उस जाविये से एक तरफ से डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म साहब का दौरा है और फिर दीगर कई अमूर आते हैं, इसलिए इस बजट को, इस इजलास को कई अहम माना जा रहा है। लेकिन सबकी नजरें लोकसभा को लेकर है और ये भी माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च के अंदर फरवरी आते आते इलेक्शन कमीशन का भी इजलास होना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला लिया जा सकता है। तो इसलिए तैयारियां दाखिला वजारत के अंदर शुरू हो गई। अशफाक, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कल जब वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म ने, तो जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर के लोगों की बहुत सी बातें कि कश्मीर के लिए भी ये ट्रेन ट्रैक जो है कब शुरू हो जाएगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि 26 जनवरी को वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे कश्मीर का, ये अनऑफिशियल है, कुछ जराया बता रहे हैं कि 26 जनवरी। क्या इस हवाले से कोई खबर निकल के आ रही है कि क्या वज़ीर आज़म 26 जनवरी को जो वंदे भारत श्रीनगर से कटरा चलेगी या श्रीनगर से दिल्ली चलेगी, क्या उस हवाले से कोई प्रोग्राम वज़ीर आज़म का है या उसके बाद वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रही है? देखिए, अभी जो हमारे पास इतलात है, जनवरी के आखिर तक वज़ीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर है, इफ्तिताह है, कुछ और हसास मामलों पर वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात है। लेकिन फरवरी के वस्त में, यानी फरवरी के पहले जनरल बजट से पहले वज़ीर आज़म साहब का दौरा मुतवक्का है, इस तरीके की इतलात आ रही है। और जहाँ तक रेल सर्विस की बात है, अभी आपको याद होगा बानिहाल से खरी वाले स्टेशन पर 2 और 3 तारीख को सेफ्टी कमिश्नर साहब आएंगे और वहां पर ट्रायल रन मुकम्मल पहले हुआ, तो एक बार फिर वो देखकर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद खरी से बानिहाल तक भी रेल सर्विस शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी जो सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट्स उस अहम तरीन पुल पर दे दी है कि यहाँ से अब गाड़ी गुजर सकती है, तो उस पर भी एक हतमी शक्ल जो है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से दी जाएगी। एक्सपेक्ट ये है कि जब वज़ीर आज़म जम्मू और श्रीनगर के अंदर होंगे तो जम्मू के अंदर अवामी इज्तिमा होगा, श्रीनगर के अंदर टेक्निकल मतलब कुछ चुनिंदा लोगों से उनकी मुलाकात होगी SKCC के अंदर, तो उस वक्त हरी झंडी जम्मू के अंदर दिखाई जाएगी ताकि ट्रेन पार हो। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उसी दिन इस ट्रेन को श्रीनगर भी भेजा जाएगा और उसी में वज़ीर आज़म साहब भी सफर करेंगे और वो तवारीखी दिन होगा। इस हवाले से जो है फरवरी तक का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जनवरी का पूरा महीना जो है वो काफी ज्यादा खबरों से भरा रहेगा, चाहे दाखिला वजारत की बात करें, वज़ीर आज़म साहब की बात करें, और फरवरी में फिर सबकी नजरें बजट इजलास पर होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर, हमारे साथी अशफाक गौहर। और अशफाक गौहर ने हमें जानकारी दी और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी, जनवरी में वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में वंदे भारत जो ट्रेन है जो कटरा से लेके अब कश्मीर के लिए अगला पड़ाव उसका है, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। लेकिन कुछ जो मामलात आपको अशफाक गौहर ने आपको बता दिए कि उस मामलात को देखते हुए जनवरी के महीने में फिलहाल पॉसिबल नहीं है, फरवरी में हो सकता है, उम्मीद की किरण फरवरी में है। लेकिन कल वंदे भारत ट्रेन जो है, दूसरी वंदे भारत ट्रेन और कुछ और ट्रेनों का भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के शहर से किया और अयोध्या के शहर में कल रौनक ही रौनक थी, मेला ही मेला लगा हुआ था। कल के मेले में वज़ीर आज़म ने खुद इफ्तिताह किया अयोध्या के शहर का, उनने लोगों ने इस्तकबाल भी किया। लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो बातें हो रही है, रेलवे ट्रैक की जो उम्मीद की है, उसके हवाले से कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बताया कि आने वाले महीनों में वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर में आकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी लिंक को लोगों के लिए वक़फ़ करेंगे। कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा और उनने ये भी बताया कि एक तारीखी प्रोजेक्ट होगा और पूरा मुल्क इस तारीखी प्रोजेक्ट का इजहार करा था। कल कटरा के रेलवे स्टेशन पर कुछ तस्वीर कटरा के रेलवे स्टेशन पर जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने से कबल वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये कटरा की तस्वीर है। उन कटरा की तस्वीर के साथ साथ आपको बताते चले कल 6 ट्रेनों को खसूसी तौर पे जो है वज़ीर आज़म ने हरी झंडी दिखाई है और माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, उसमें आमतौर पर अब तक कहा जाता था कि 15 से 16 घंटे टाइम लगते हैं, लेकिन वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, वंदे भारत ट्रेन जो है बड़ी फास्ट ट्रेन है और यूजुअली 6 से 8 घंटे जो है टाइम जो है वो दिल्ली से कटरा तक के लिए लेती है, यानी आधा टाइम जो है वो बचा लेती है। और ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेन है, बड़ी इसमें टेक्नोलॉजी भी है और साथ साथ में जम्मू में जो तकरीब है उसका कल के मनाजिर और ट्रेन में क्या कुछ सहूलियातें अमीन साहिल अमीन जो हैं वो बता रहे थे, वो देख रहे, कल इस पूरी खबर पर नजर रखे थे। तो साहिल, क्या क्या नजर आया आपको कल की ट्रेन में?
बिल्कुल, अगर हम सनम इस प्रोग्राम की बात करेंगे या इस ट्रेन की बात करेंगे तो इससे पहले साल 2019 में भी अक्टूबर के महीने में एक वंदे भारत ट्रेन कटरा माता वैष्णो देवी चलाई गई है। और 10 इसके बाद जो बातें कही जा रही थी कि ज़ायरीन जो माता वैष्णो देवी आ रहे हैं उनको उस ट्रेन के आगाज़ से काफ़ी राहत पहुंची है। और उसके बाद मरकजी सरकार की जानिब से लगातार ये कोशिश रही कि माता वैष्णो देवी की ओर एक और वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए। और जम्मू कश्मीर की तरफ से भी ये कोशिशें बार बार की जा रही है और ये मांग मरकजी सरकार से की जा रही है कि यहाँ पर दूसरी ट्रेन भी चलाई जाए। और कल ये ख्वाब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हुआ। और उसके साथ साथ उस वक्त जहां एलजी मनोज सिन्हा ने मरकजी सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हुए कहा कि जिस तरीके से मुल्क के साथ साथ गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान मरकजी सरकार का फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पर रहा और जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की पर रहा, वहीं पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि जहां जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार वादाबंद है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन उस बीच जो बड़ा बयान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया, जब उससे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से मरकजी सरकार का क्या कुछ रवैया रहा है और रहेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को साफ किया कि बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी मरकजी दाखिला वजीर अमित शाह ने इस बात को यकीनी बनाया कि मरकजी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात अमल में लाए जाए। ताहम हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। लेकिन इस बीच उन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफा 370 को लेकर जो फैसला आया है और उसमें जो हिदायत मरकजी सरकार को दिए गए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने में बहुत दिलचस्पी रखती है। ये जितेंद्र सिंह ने जम्मू में बताया कल के जितेंद्र। लेकिन आपको बताते हैं माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वहां पे 10 सालों में कल ये बताया गया कि 1 करोड़ 94 लाख यानी 1 करोड़ से कुछ कम 94 लाख 10 सालों में यात्री आ चुके हैं। यानी हर साल करीबन 10 लाख यात्री जो हैं वो माता वैष्णो देवी मंदिर आते हैं। यानी 1 लाख जो है हर महीने 1 लाख यात्री जो है वो जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर आता है। तो इसके हवाले से भी वंदे मातरम ट्रेन जो है वो काफ़ी अहम है। लेकिन इसके साथ साथ यात्री जम्मू कश्मीर आते हैं तो उस हवाले से भी लोगों की आस्था है, उम्मीद है माता वैष्णो देवी मंदिर के साथ। ये तस्वीर का एक रुख। और अब ज़रा दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं और वो दूसरा पड़ाव है जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के हालात की अब बात करेंगे और जहां हमने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर की तामीर के आखिर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है जिस दौरान जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात का तज़किरा करते हुए और साल के अंदर पुलिस फोर्सेस फौज सीआरपीएफ की कार्रवाइयों का खुलासा किया जाता है और इस दौरान ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो ज़राई इब्लाग के सामने रखी जाती है। कल भी जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया और सनम तमाम तर तफसीलात जो है साल के दौरान वो मीडिया के सामने रखी गई। देखिए बिल्कुल रियासती पुलिस के सरबराह ने कल जम्मू में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसको कहेंगे, यूजुअली हर साल के आखिरी हफ्ते में होती है और कल डीजीपी के दूसरे अहदेदारों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साल का कुल मिला के खुलासा जो है पेश किया, क्या कुछ साल में हुआ, क्या कुछ हुआ। और कल जब RR सोए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उन्होंने मिलिटेंटों की तादाद भी बताई, मिलिटेंसी में भर्ती की तादाद भी बताई, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ की क्या सिचुएशन है, कितने केसेस किए, इधर क्या कुछ है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और कल उन्होंने बताया कि जो मिलिटेंटों की भर्ती है उसमें RR सोए ने बताया कि 80% कमी जो है वो आई है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर कोशिश की है और 2023 में मिलिटेंटों की सफ़ों में मुकामी नौजवानों की भर्ती में 80% की कमी आई हुई है। और उन्होंने बताया कि
हम सब को मिलकर जो तशद्दुद है इसका ख़ात्मा करेगा। इंकशाफ उनने किया या कहें एतराफ़ किया कि 2023 में सिर्फ 22 भर्तियाँ हुई हैं और पुलिस मिलिटेंटों की सफ़ों में भर्तियों को रोकने के लिए हर सतह पर कोशिश कर रही है ताकि मिलिटेंसी को ख़त्म किया जा सके। आर स्वैन ने बताया जम्मू कश्मीर में 31 मुकामी जो मिलिटेंट हैं उनकी तादाद उसने बताई, उसमें उन्हें 4 बताया कि कश्तवाड़ के हैं, 7 जो हैं खिते कश्तवाड़ के नहीं बल्कि खिते चनाब के हैं और 27 के बारे में उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है। ये उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के हवाले से। और आर स्वैन ने हलाकतों की स्वैन ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में 55 गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत कुल 76 मिलिटेंटों को बेअसर किया गया यानी मारा गया। स्वैन ने मजीद कहा कि 291 दहशतगर्द साथियों और 201 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार 201 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिर्फ 31 मुकामी मिलिटेंट हैं जो अब तक सबसे कम तादाद है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2023 में उन्होंने बताया कि मिलिटेंटों के हाथों आम 14 शहरी मारे गए थे और पिछले साल के मुकाबले में मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाक़ात में 63% की कमी भी वाक़ा हुई है, जबकि हड़तालों की कालों और मुसलसल पथराव में भी उनका कहना था कि कमी आई है। मीडिया से बात करते हुए स्वैन ने बताया कि 1 इंस्पेक्टर, 1 DSP समेत 4 पुलिस एहलकार मिलिटेंट हमलों में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। और स्वैन ने बताया कि 99 मॉड्यूल्स का पर्दा जो है इस साल के दौरान फाश किया गया है और मिलिटेंटों के 18 जो हाइड आउट्स हैं उनको भी बस्ट किया गया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जब्त करने की उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि इस साल के दौरान यानी 2023 के दौरान 170 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की 99 जायदादें हैं जिनमें बिल्डिंग्स हैं, बागात हैं, तजारती इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको सीज़ किया गया है और 68 बैंक खातों को मुंजमद भी किया गया है। और इसके तहत साथ साथ उन्हें जो UAPA की बात करते हुए बताया कि UAPA के तहत 2 जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं यानी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको भी बैन किया गया है और इनमें शबीर अहमद शाह की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है और मसरत आलम की क़यादत वाली मुस्लिम लीग शामिल है। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कल एक ज़बरदस्त इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी या सेपरेटिज्म अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देने के लिए 8000 से ज़ायद सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स जो है वो बने हुए हैं और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। ये भी उन्होंने बताया कि इन अकाउंट्स को चलाने के लिए कुछ लोग फहरत पार बैठे थे और उन्हें उनका कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें इंटरपोल के ज़रिए भी ये लाया जाएगा। नार्को टेरर की जो बात हम यूजुअली करते रहते हैं, नार्को टेरर जो है उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और कनाडा की मिसाल देते उन्हें बताया, पेरिस का बताते हुए उन्होंने बताया कि फैसला कुन साबित रहेगा 2024 मनशियात के ख़िलाफ़, नार्को टेरर के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं। और इस जो नार्को टेरर उन्होंने बताया कि इसके जो तार हैं वो जम्मू में भी हैं, पंजाब में, दिल्ली में पाए जाते हैं, कुछ राब्ते बाहर भी हैं और कुछ इंटरनेशनल लेवल के ये राब्ते हैं। जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात उन्होंने बयान किया, सोशल मीडिया की बात की, हड़तालों की बात की और अमन कानून की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बताया कि आने वाले साल में उन्हें उम्मीद है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत बेहतर होगी। हम उम्मीद है हर तरह से बेहतर इस सारी सूरत हाल को करेंगे। और यात्रियों के हवाले से भी बताया कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए 4.5 लाख के करीब यात्री आए और 34 साल बाद उन्हें बताया कि 2023 में हम 8 मुहर्रम के जुलूसों को निकाल सकें और जो आज़ाद शुमार पेश किए कि 40,000 जो अज़ादारों ने इसमें शिरकत की और 7 घंटे तक जो है उस दिन यात्रा निकली। और इन्हीं खबरों के साथ साथ आपको नाजरीन बताते चले आर स्वैन ने आगे का हाल अहवाल भी बताते हुए बताया कि मिलिटेंसी का जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। ये सब कुछ है, ये बड़ा जो है आर स्वैन ने कल बताया, यानी साहिल पूरा खुलासा उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के इस 1 साल का पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मामला जो साल 2023 में पेश आए वो ज़राए इब्लाग के सामने रखे। लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जहाँ पिछले रोज़ ज़िला पुंछ के दौरे पर थे, वहीं पर कल वापसी के दौरान उन्होंने ज़िला शोपियां के अंदर ज़राए इब्लाग के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है और लोग इसके मुंतज़िर हैं। न सिर्फ इससे जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जा सके बल्कि आम लोगों के मुश्किलात और मामलात जो है
ان کو निपटाने में भी काफ़ी आसानी होगी। दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि बातचीत वाहिद रास्ता है और बातचीत के जरिए ही जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पुंछ राजौरी में थे, बफलियाज के मामले को लेकर वो अस्पताल भी गए थे, वहाँ उन्होंने उनकी अयादत भी की और कल जब वो वापस आ रहे तो वापस आते हुए उन्होंने शोपियां में भी मीडिया से बात की, वहाँ राजौरी में भी बात की मीडिया से, और दो बातें जो लगातार वो बता रहे हैं और पिछले 15 दिनों से लगभग वो एक बार फिर काफ़ी मुद्दत बाद एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। और उनका कल भी उन्होंने हिंदी में उसे तर्क कहते हैं, उर्दू में उन्होंने हवाले देते हुए बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक ना बातचीत होगी। कश्मीर को उन्होंने खासतौर पर बताया कि कश्मीर में मिलिटेंसी हो, हालात हो, बाकी चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं हो सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है। अगर जब बीजेपी के क्वार्टर्स लगातार इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को भी तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बार फिर इस बातचीत की वकालत करते हुए बताया कि पाकिस्तान उनके अल्फाज के मुताबिक कोट अनकोट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में हालात को जो है वही उसका जिम्मेदार है, वो यहाँ के हालात में मिलिटेंसी है, बंदूक है, जो कुछ भी है वो दे रहा है। और जब तक ये पाकिस्तान बंद करेगा तब तक वो एक मुल्क है उन्होंने बताया, और मुल्क जब तक जो है या तो उन्होंने कहा कि नक्शे पे नहीं होता, दुनिया के नक्शे पे, तो फिर बात हो सकती थी। अगर नहीं, अगर नक्शे पे है तो फिर उनके साथ कंडेसिव एटमॉस्फेयर में बातचीत करके उन्हें कायल करके इस मसले को, इस बातचीत को आगे बढ़ाना है ताकि हालात जो यहाँ के वो मिलिटेंसी बंद करे, वो हथियार वगैरह देना बंद करे, तभी यहाँ पे हालात ठीक हो सके। फारूक अब्दुल्ला ने मिसालें देते हुए, बहुत से लोग थे उनको सामने, उन्हें मिसालें देते हुए बयान किया। आपको थोड़ा सा नाज़रीन बताते चलें, बीजेपी की लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला की इन बयानों की सख्त तनकीद भी कर रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कल ये बात दोबारा दोहराई पाकिस्तान के साथ बातचीत, और उसके साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कहा कि ये क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी खिते पीर पंचाल में थी, लेकिन चुनाव पीर पंचाल में ही थी, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा साइल लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, महबूबा मुफ्ती का हाल अहवाल भी बताएंगे, कल क्या कुछ हुआ वहाँ पे, और उसके साथ साथ हमारे साथ पास बारामूला में भी की खबर भी है और भी दूसरी खबरें, उन खबरों पे चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा ब्रेक के बाद मिलते हैं।